हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल मुनसब सर केमिस्ट्री के अंदर में। बच्चों, कुछ ही दिनों में आपकी नीट की एग्जामिनेशन होने वाली है। आई होप नीट की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। हम लोग आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग नीट में पिछले साल से पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग नीट 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री के अंदर में, हम लोग उसी क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन 2023 में किस तरह का पूछा गया था और कैसा क्वेश्चन इस साल पूछे जाने की संभावना बन सकती है। तो बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपके पास जो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में सबसे बड़े साइज के आयंस कौन सी है जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के नियर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूं फ्लोरीन की, तो आपको पता है फ्लोरीन F- के फॉर्म में होता है, फ्लोराइड आयन के फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन 3- के फॉर्म में होते हैं। अगर मैं सोडियम की बात करता हूं बेटा तो सोडियम प्लस के फॉर्म में हो जाएगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन 2- के फॉर्म में हो जाएगी। और आपको ये बात पता है कि अगर हम लोग आयंस की साइज की बात करते हैं तो आयंस की साइज में नेगेटिव आयन सबसे बड़े साइज का होता है, उसके बाद होता है हमारे पास न्यूट्रल वाला और उसके बाद होते हैं हमारे पास पॉजिटिव आयन वाला। तो इन सब में से सबसे बड़े साइज की आयंस कौन सी हो जाएगी, तो आपके पास N3- यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बात है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन लैसेजिन एक्सट्रैक्टेड ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट। आपके पास नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। विच गिव्स ब्लड रेड कलर विथ फेरिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसका डायरेक्ट सा आंसर होता है, आपको पता है कि FeSCN के पावर +2। आयरन आपको +3 के स्टेट में मिल जाता है और इसमें आपके सल्फर भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करें, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशनशिप बिटवीन एनएम को इसने बोला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एम के नाम से जानते हैं। गिवन वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर एल। तो आपको पता है कि एल को हम लोग कहते हैं दिस विल बी एजिमुथल क्वांटम नंबर, आप इसको कहते हैं, है ना। और जो एम होता है इसको हम लोग कहते हैं बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप इसको कहते हैं। लेकिन एक चीज को ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहां पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एनएम के तरह मान रहा है। किसके तरह मान रहा है? एनएम के तरह मान रहा है। तो हम लोग को यह बात पता है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं डेट इज एम, वो किसके बराबर होता है? डेट विल बी 12+1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 12+1 के बराबर होता है। यानी 1 को इधर लेकर के आ जाए तो m-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देयरफॉर L बराबर क्या होगा? तो m-1/2 लिख सकते हैं। और आपको यहां पे ध्यान देना होगा कि m को किसके जैसा मान के चल रहा है? nm के तरह मान के चल रहा है। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर L ये किसके बराबर लिख सकते हैं? तो nm-1/2 के बराबर लिख सकते हैं। nm-2 के बराबर लिख सकते हैं। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा निकल करके आएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? कह रहे हैं कि विच वन इन एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो आपको एक बात बखूबी पता होगा कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हम लोग किसको कहते हैं। तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में आपको ये बात पता है कि रिएक्टेंट और रिएजेंट अगर अलग अलग फेज पर होता है तो उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, और रिएक्टेंट और रिएजेंट अगर एक ही फेज पर होता है तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो दैट मींस अगर आपके पास हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का सवाल पूछा गया है, इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट
या रिएक्टेंट और रिएजेंट अलग अलग फेज पर होनी चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। अगर शुगर की बात करते हैं तो C12, H22 और O11, इसको आपको हाइड्रोलाइसिस करवाना है। और आपको पता है कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यहां पर काम करता है। तो एक प्रोडक्ट बनता है आपके पास ग्लूकोज और दूसरा प्रोडक्ट बनता है बेटा आपके पास फ्रुक्टोज। और आपको यह भी बात पता है कि अगर वाटर के साथ इसको हाइड्रोलाइसिस करवाया जा रहा है, यानी कि सारे के सारे इसकी स्टेट क्या हो जाती है, तो एक्वस हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्वस। यानी कि ये भी आपका एक्वस के फॉर्म पर होता है, ये भी आपका एक्वस होगा, ये भी आपका एक्वस होगा, और ये भी क्या होगा? आपका एक्वस होगा। तो आप हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए H2O लिए थे एक्वस के फॉर्म में, और ये भी क्या होगा? आपके पास एक्वस ही हो जाएगा। तो रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट यूज किया गया ये एक ही फेज पर रहे, इसका मतलब ये किस पार्ट से बिलोंग कर रहा होगा? तो होमोजीनियस कैटलिस्ट वाला पार्ट से बिलोंग कर रहा होगा। यानी पहला वाला जो एग्जांपल है वो तो आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट है। दूसरा अगर देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओजोन को डिकम्पोज करो बेसिकली, तो ओजोन को डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। रिएक्शन बैलेंस करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को यूज किया जा रहा है। आपको पता है ये गैस होता है और ये भी क्या होता है? गैस। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी क्या है? गैस। तो रिएक्टेंट और रिएजेंट या रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों एक ही फेज पर दिखाई दे रहे हैं। ये भी गैस और ये भी गैस है। इसका मतलब ये किससे बिलोंग करेगा? तो होमोजीनियस कैटलिस्ट के तरह ये काम करेगा। यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन भी तो आपका क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ फिनली डिवाइडेड आयरन। तो अगर मैं डाई नाइट्रोजन बात करूं, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन की बात करें, ये आपके पास गैस के फॉर्म में होता है। इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, आपको पता है आयरन सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और साथ में बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, और अमोनिया आपका क्या होगा? तो गैस होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पर रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट और जो रिएजेंट आपने यूज कर रखे हैं वो अलग अलग फेज पर है। ये गैस पर है और ये सॉलिड पर है। इसका मतलब ये किससे बिलोंग करेगा? तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट से बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। अगला ऑप्शन भी अगर आप देख लें तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, हमारे पास दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है? आपका गैस है, और ये भी क्या बना? आपका गैस बना। तो सारे एक ही फेज पर मिल गए। दैट मीन्स ये भी किससे बिलोंग कर रहा है? तो होमोजीनियस कैटलिस्ट से बिलोंग कर रहा है। तो ये वाला पार्ट भी आपका जो है होमोजीनियस का पार्ट है, हेट्रो का पार्ट नहीं है। तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की तरह कौन काम कर रहा है? डाई नाइट्रोजन को डाई हाइड्रोजन के साथ मिक्स करो तो अमोनिया बनेगा। किसके प्रेजेंस में? आयरन के प्रेजेंस में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 5। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो आपको ये बात पता है कि जो बॉयल्स लॉ होता है दिस विल बी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वॉल्यूम होता है। अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट इनटू 1/V आ जाएगा। जो ग्राफ रखा गया है प्रेशर वर्सेस 1/V के बीच में रखा गया है। यानी अगर मैं इसको y मानता हूं और इसको अगर मैं x मानता हूं तो ये m हो जाएगा। यानी y बराबर क्या मिल जाएंगे? mx। और ये कर्व कैसा होता है? तो लीनियर होता है ना। तो ये वाला कर्व तो लीनियर आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है जरा समझना बात को। ये कर्व आपका सही है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यहां से एक लाइन खींच लेते हैं इस जगह पर। और अगर मैं यहां पे देखूं तो ये प्रेशर नंबर 3, ये हो गया आपके पास प्रेशर नंबर 2, और ये हो गया आपके पास प्रेशर नंबर 1। यानी कि अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये हो गया आपके पास P3, ये हो गया आपके पास P2, और ये हो गया आपके पास P1।
तो आपको क्या मिला यहां से, मिला P3 बड़ा है इन कंपेरिजन टू P2 इन कंपेरिजन टू P1। और आपको पता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। तो P3 बड़ा है, इसका मतलब T3 बड़ा होगा, T2 उससे छोटा और T1 उससे भी छोटा। अगर आप ये वाला ग्राफ को देखें तो T3 बड़ा है T2 से इन कंपेरिजन टू T3, यानी कि सारे चीजें सही हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले वाले ऑप्शन को अगर आप चेक कर लें, उसी तरीके से आपको करना है। आपको सिंपल सा यहां पे लाइन लेके चलनी है। ये हो गया आपके पास P3, ये हो गया आपके पास P2 और ये हो गया आपके पास P1। अगर सबसे बड़ी बात आप देखें तो P वर्सेस 1/V का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है आपका, लीनियर होता है। तो ये कर्व तो आपको लीनियर दिख नहीं रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी आपका कैसा होना है, इनकरेक्ट होना है। ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि कर्व P वर्सेस 1/V कैसा होता है, लीनियर होता है, लेकिन यहां पे लीनियर वाला कर्व आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगले वाले में देखें तो हमें ये जो कर्व लेकर चलनी है बेटा, और प्रेशर वर्सेस आपको लेके चलनी है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आपको लेके चलनी है। तो अगर हम लोग देखें P वर्सेस T, तो हमें पता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कर्व कैसा होगा बेटा, तो लीनियर कर्व होगा। कैसा होगा, लीनियर कर्व होगा। अब ये कर्व आपका सही है या फिर गलत है, ये पता चलेगा इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। आपको सिंपल क्या करना है, एक लाइन सबसे पहले यहां से ड्रॉ कर लेनी है। जैसे ड्रॉ करें तो ये आपको मिल गया P3, ये आपको मिल गया P2 और ये आपको मिल गया P1। दैट मीन्स ये हो गया P3, ये हो गया P2 और ये हो गया आपके पास P1। तो अगर आप देखिए सिस्टमैटिक यहां से, तो P3 बड़ा है इन कंपेरिजन टू P2 इन कंपेरिजन टू P1। और आपको पता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम। मतलब कि जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसकी वॉल्यूम कम होगी। यानी कि वॉल्यूम की बात अगर सोचेंगे तो V3 सबसे छोटा, उसके बाद V2 और उसके बाद क्या होगा, V1 होगा। जबकि ऑर्डर में V3 को सबसे बड़ा बना दिया गया है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका कैसा है, इनकरेक्ट है। नाउ अगेन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की बात कर रहा है, 1/V नहीं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो ये कर्व आपका कैसा होता है, तो इसी टाइप का होता है। अगर हम लोग ये ऑर्डर को चेक कर लें तो सिंपल सा है कि आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, है ना। तो एक लाइन ये हो गया तो P3 हो गया, ये हो गया P2 और ये हो गया आपके पास P1। दैट मीन्स ये आप ले सकते हैं P3, ये हो गया आपके पास P2 और ये हो गया आपके पास P1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो P3 बड़ा है इन कंपेरिजन टू P2 इन कंपेरिजन टू P1। और आपको पता है कि प्रेशर बड़ा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बड़ा होगा। यानी ऊपर वाला T1 है ना, यानी P3 के रिस्पेक्ट में, तो T1 बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू T2 इन कंपेरिजन टू T3। तो ऑर्डर क्या है, T3 को बड़ा बना दिया है, उसके बाद T2, उसके बाद T1, यानी ये ऑप्शन भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो बॉयल्स लॉ का जो करेक्ट ग्राफ है वो ग्राफ नंबर ए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द गिवन कंपाउंड, आपके पास ये जो कंपाउंड दिया गया है, इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आपको एक बात पता होगा, हैलोजन बॉन्डेड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम and next to the double bond and next to the carbon double bond। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा अलाइलिक हलाइड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अलाइलिक हलाइड बोलते हैं। अब जरा क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो कह रहे कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, और उसके तुरंत बाद क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड है दिस विल बी अलाइलिक हलाइड है। क्या है, अलाइलिक हलाइड है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, अलाइलिक हलाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। आपके पास ये रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन में आपको मेन प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करनी है। कैसे करना है देखो जरा, हमारे पास है CH3 CHOH और फिर है आपके पास CH3। HBr है तो HBr से बेटा हम लोग H+ को ले आते हैं। यहां पे अगर आप देखो तो ऑप्शन के पास क्या है, लोन पेयर कौन एक्सेप्ट कर लेगा, H+।
और OH और H प्लस क्या निकल जाएगा, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन। क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, दैट इज CH प्लस, और फिर क्या हो गया हमारे पास CH3 हो गया। नाउ अगेन आप नोटिस करें कि जो आपके पास कार्बोकेटायन बना है वो कैसा कार्बोकेटायन है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन 3 डिग्री वाला होता है। और अगर आप नोटिस करें तो ये वाला कार्बन कैसा है बेटा, 3 डिग्री कार्बन है। तो ये जो कार्बोकेटायन है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल या ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, तो 3 डिग्री वाला होता है, और उसके लिए खुद को रीअरेंज करेगा। क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। कैसे, हाइड्रोजन उठ करके इसके पास आ जाएगा। अब जैसे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई, यहां पे किसकी शिफ्ट हो गई, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई, आपके पास बना CH3C प्लस, CH2, CH3, और फिर हो गया आपके पास CH3। दिस विल बी 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन करस्पॉन्डिंग 2 डिग्री कार्बोकेटायन से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो HBr से H प्लस की कहानी खत्म हो गई। तो अब बचा क्या है आपके पास, Br माइनस। तो Br माइनस आएगा, इस कार्बोकेटायन से रिएक्ट कर जाएगा, तो प्रोडक्ट बना देगा CH3, CCH3, Br, CH2, और फिर क्या हो जाएंगे आपके पास CH3 हो जाएगा। यानी ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट आपको कौन सा ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, तो देखें ऑप्शन नंबर डी, अगर आप नोटिस करें तो ऑप्शन नंबर डी पे ये वाला प्रोडक्ट दिख रहा है। दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एक असर्शन है और दूसरा क्या है, रीजन है। असर्शन में क्या कह रहे हैं कि हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इज डाइविंग एपरेटस। ये बात सही है। जो गोताखोर होते हैं, सिलेंडर लेकर के वो पानी के अंदर जाते हैं, तो उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी भरे होते हैं। ये तो बिल्कुल बात सही है ना। और ऐसा क्यों होता है बेटा, आपको ये बात पता होगा कि जैसे ही आप पानी के अंदर जाते हैं तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं वहां पे प्रेशर आपकी इंक्रीज होती है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो गैसेस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस की बात करें तो वो जो गैसेस होते हैं वो ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। ब्लड में डिसॉल्व होने के बाद जैसे आप अगेन सरफेस पर आएंगे, खुद की बॉडी को लेकर के सरफेस पर आएंगे, तो सरफेस पर आने के बाद प्रेशर तुरंत डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो नाइट्रोजन गैस जो ब्लड में डिसॉल्व हो चुका था वो सेपरेट हो जाएंगे, और ब्लड में एक छोटे छोटे एयर बबल बन जाएंगे, जो एक बीमारी बन जाता है। उस बीमारी को हम लोग बेंड्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग हीलियम गैस को यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम गैस जो होते हैं ब्लड में आपके स्प्रैंगली लेस सॉल्युबल होता है। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है उसमें हीलियम घुल तो जाते हैं, लेकिन ब्लड में थोड़ा सा कम घुलता है, इसीलिए हम लोग हीलियम को यूज करते हैं। तो असर्शन तो आपका सही है, लेकिन रीजन को अगर आप देखें, हीलियम हैज अ हाईली सॉल्युबल इन ऑक्सीजन, ये बात सही है, लेकिन ये रीजन नहीं है कि हम लोग ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम को सिलेंडर में रख रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये ज्यादा घुलता है, इसका ये रीजन नहीं है। इसका रीजन ये है कि ये ब्लड के साथ में हीलियम स्प्रैंगली लेस सॉल्युबल होता है। यानी रीजन भी करेक्ट है आपका, लेकिन रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl at 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यानी जो कप्पा दिया गया है वो है 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिया गया है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 60 ओम। जो रेजिस्टेंस है बेटा वो कितना है, 60 ओम यानी 60 ओम है। आपको निकालना है सेल कांस्टेंट, दैट इज लेंथ अपॉन एरिया का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस इंटू क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया, यही होता है।
कंडक्टिविटी कितना है 0.0210 इज इक्वल टू 1/60, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 60 है, इनटू क्या होगा तो लेंथ अपॉन एरिया। देयरफॉर लेंथ अपॉन एरिया को देखें तो 0.0210 इनटू क्या होगा 60 हो जाएगा। सॉल्व करके देखें कितना आता है, ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितना 0, 4 0 आ गया, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म। सॉल्व करो, 6 कम 6, 6 दूनी की 12, 126/100 सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाइरिडीन। पाइरिडीन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो पाइरिडीन ये होता है आपके पास, बेंजीन रिंग में एक कार्बन को हटा के क्या लगाते हैं, नाइट्रोजन को लगाते हैं। आपके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा और हर जगह पर क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। दिस इज अ पाइरिडीन। और नाइट्रोजन में क्या प्रेजेंट होता है, एक लोन पेयर होता है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड को आप नोटिस करें, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 11 हो गया। टोटल पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है, तो 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। टोटल पाई बॉन्ड हो गया 3 और लोन पेयर कितना मिला आपके पास, 1 मिला। तो सिग्मा 11, पाई 3 एंड लोन पेयर 1, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल एज रीजन। आपके पास एक स्टेटमेंट है ए जिसको असर्शन बोला जा रहा है और दूसरा स्टेटमेंट है आर जिसको हम लोग रीजन बोलते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मेटालिक सोडियम डिसॉल्व इन अ लिक्विड अमोनिया गिव्स अ डीप ब्लू सॉल्यूशन व्हिच इज पैरामैग्नेटिक। ये तो सही लग रहा है। आप कैसे सोचते हैं कि जो सोडियम है बेटा, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है और क्या लग जाता है, सोडियम प्लस की तरह लग जाता है। अब कह रहे हैं कि जो सोडियम प्लस है इसका भी रिएक्शन एक्स मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड अमोनिया के साथ करा दे तो क्या बनता है, यहाँ पे सोडियम अमोनिया का होल एक्स के पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका भी रिएक्शन अगर वाई मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ लेकर के चले तो आपके पास क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन अमोनिया का होल वाई के पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो मिक्सचर बनते हैं आपके, ये जो मिक्सचर बना ये डीप ब्लू मिक्सचर होती है, दिस इज डीप ब्लू सॉल्यूशन या डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं, जो कि पैरामैग्नेटिक होता है। और पैरामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ये कलर भी शो करते हैं, है ना। तो क्या असर्शन बोल रहा है, देखो तो मेटालिक सोडियम डिसॉल्व इन अ लिक्विड अमोनिया गिव्स अ डीप ब्लू सॉल्यूशन। बिल्कुल ये डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है और ये पैरामैग्नेटिक भी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड रीजन कह रहा है कि द ब्लू कलर सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। देखो ये जो कंपाउंड है ना, आगे चल के अमाइड तो बनाता है, लेकिन कलर फॉर्मेशन के लिए आपके पास इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ना कि अमाइड की जरूरत होती है। तो असर्शन तो आपका सही है बेटा, लेकिन रीजन आपका क्या है, रॉन्ग है। रीजन क्या है, रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है कि द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइम स्टोन इज। तो आपको पता है कि लाइम स्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हिट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर आप स्टिचियोमेट्रिक देखें या रिएक्शन को बैलेंस करने की बात सोचें तो यहां पे 1 मोल हो जाएगा, दिस इज अ 1 मोल। ये भी कितना है बेटा, 1 मोल है, और ये भी कितना है, तो 1 मोल है। अब कह रहे हैं कि आपके पास जो लाइम स्टोन है वो 20 ग्राम का 20% यूज करना है। यानी अगर मैं गिवन की बात सोचूं यहाँ पे तो वेट 20 का 20% दिया गया है, 20 इंटू 20/100, तो ये कट जाएगा तो आपके पास कितना मिला, 4 ग्राम। और मास की अगर बात करूं तो आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास इसका कितना होगा, 40 ग्राम, कार्बन का हो जाएगा 12 ग्राम और ऑक्सीजन का हो जाएगा 48 ग्राम। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया आपके पास 100 ग्राम
और अगर मोल निकालें तो W अपॉन क्या होता है M। W कितना है 4 अपॉन क्या होगा 100। सॉल्व करें तो आएगा 0.04 मोल, है ना। अब जरा सोचो, जब 1 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बना तो 0.04 मोल से कितना बनेगा, तो 0.04 मोल ही बन जाएगा। अब इसको वेट में ट्रांसफर कर लो तो W अपॉन M ले लो इसका, दैट मीन्स 0.04 इज इक्वल टू W। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44। अगर सॉल्व कर लें तो W इज इक्वल टू 0.04 इंटू क्या होगा 44 होगा। पॉइंट हटेगा, नीचे डबल जीरो चला जाएगा। 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16 एंड प्लस 1 17 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.76 ग्राम। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल दैट विल बी इंक्लूड। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं दिस विल बी वीक फोर्स। क्या होते हैं, वीक फोर्स होते हैं, है ना। और वीक फोर्स का इनमें से कौन कौन सा पार्ट है ये आपको पता करना है। तो वीक फोर्स में क्या आते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आता है, वीक फोर्स का पार्ट है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये भी आपका वीक फोर्स का बात है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी आपका वीक फोर्स का बात है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड, ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर में आती है ना, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनती है, तो ये तो नहीं होगा। डिस्पर्सन फोर्स या इसको लंदन फोर्स भी बोलते हैं, और ये वाला भी आपका वीक का पार्ट है। यानी कि अगर वीक फोर्स की बात करें तो ए बी सी और ई हो जाएगा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ए तो है आपके पास वीक फोर्स, बी भी है, सी भी है और ई भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वीक फोर्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिस्कस करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, फॉर द सर्टेन रिएक्शन द रेट, आपके पास जो रेट है बेटा R1 मान लो इसको, के ए का स्क्वायर एंड बी का क्या है पावर 1। व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, ए की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज करवा देते हैं, यानी R2 बराबर मैं लिखूं के इंटू 3a का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देन कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, बी हमें क्या रखना है कांस्टेंट ही रखना है, और इनिशियल रेट को आपको कंपेयर करना है कि फाइनल रेट के साथ कैसा होगा। तो R2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे के, और 3 का स्क्वायर बोले तो 9, तो 9a का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दो, दैट इज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर इंटू क्या हो गया बी डिवाइड बाई 9ka का स्क्वायर इंटू क्या हो गया बी हो गया। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R2 बराबर क्या होगा 9R1 हो जाएगा। यानी कि जो फाइनल रेट होगा वो इनिशियल रेट का 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 6 नहीं, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9 बिल्कुल, इंक्रीज ऑफ फैक्टर ऑफ 9 आपका इनिशियल रेट से 9 टाइम आपका ज्यादा बढ़ जाएगा आपका फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिस्कस करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप। आपको पता है देखो, इंडियम ग्रुप नंबर 13 का मेंबर है, एल्युमिनियम ग्रुप नंबर 13, टेलेरियम भी ग्रुप नंबर 13 और टेलेरियम भी ग्रुप नंबर 13 का मेंबर है। यानी कि ग्रुप 13 की बात मैं करता हूं तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलेरियम, यही होता है बाल गंगाधर इंदिरा तिलक। और इसका अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो NH2 और NP1 होता है कि नहीं। यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेक करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से निकल जाएगा, मतलब मैक्सिमम कितना हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। और आपको पता है कि +3 डाउन द ग्रुप डिक्रीज करना स्टार्ट होता है इसकी स्टेबिलिटी। और क्यों, रीजन होती है यहां पे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका रीजन होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे एक चीज तो +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है डिक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और एक चीज और आपको पता होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट
पेयर इफेक्ट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट, यानी जो सबसे नीचे वाले हैं ना, वो स्टेबिलिटी बढ़ेगा आपका अगर आप 2 यूनिट कम करके चलते हैं। यानी +3 मैक्सिमम था, तो इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, तो +3 -2, 2 यूनिट कम कर दो तो कितना मिला, +1। यानी मोस्टली ये जो टेलेरियम है ये +1 के स्टेट में होगा और ये ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। किस रीजन की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले रीजन की वजह से। अब जरा चेक करो, यहाँ पे इंडियम यहाँ पे दिया गया +3 पर है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। फिर अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम दिया गया +1 पर, यह भी ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एल्युमिनियम के केस में +3 ज्यादा स्टेबल होगा। सिर्फ टॉप टू बॉटम आओगे ना, तभी इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करेगा। और इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज भी होता है। यानी इस टेलेरियम में देखोगे आप तो यहाँ पे +1 है और ये +1 ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ध्यान देना, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हेवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। एनसीईआरटी में ये लाइन डायरेक्ट लिखा हुआ है ना। जो हाइड्रोजन होता है इसको हम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बोलते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये ऐसा कह रहा है कि हमारे पास सर मेटल ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो मेटल के साथ साथ पानी बन जाता है ना। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई, ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको क्या करेगा, रिड्यूस कर चुका है। देख सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। फिर कह रहे हैं कि हैवी वाटर इज यूज्ड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। ये भी बात सही है, आपने बहुत सारे ऑर्गेनिक के अंदर भी रिएक्शंस देखे होंगे जिसके अंदर में हम लोग हेवी वाटर को यूज करके उसकी मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हैं। तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या है, सही है आपका। नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल। आपको पता है कि ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, और अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। मतलब ये कह रहे हैं ऐसा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा करके हम लोग कार्बन कार्बन सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी बात सही है आपका। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोवेस्ट एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। ये लोवेस्ट नहीं होगा बेटा, बल्कि हाईएस्ट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन की साइज क्या होती है, छोटी होती है। अगर साइज छोटी है तो इंट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर इंट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड को डिसोसिएट करने वाली एनर्जी काफी ज्यादा लगेगी। मतलब ये लोअर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हाइयर होगा। तो ये ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट है। अगला चले हम लोग, हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर रिएक्टिव देन आयरन। नहीं, आयरन के साथ ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, बल्कि आयरन के साथ ये कैसा होता है, लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, एक है आपके पास डी और एक है आपके पास ई। तो कह रहा है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इन सब में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा मिला, तो ऑप्शन नंबर डी आपको इनकरेक्ट मिला एंड ऑप्शन नंबर ई आपको इनकरेक्ट मिला, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथानोएट। सोडियम इथानोएट कैसा होता है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड ONA, दिस इज सोडियम इथानोएट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हमें इसको रिएक्ट कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको ये बात पता होगा बेटा कि ये जो होता है हमारे पास, ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ सोडा लाइम। क्या होता है, सोडा लाइम होता है, और सोडा लाइम के साथ ये डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन शो करती है, डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। और आपको पता है कि डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन जो होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। किसके फॉर्म में, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में। रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो आप सिंपल यहां से करो, NaO को उठा लो और CONaO को हटा दो।
तो यहां रिलीज कर जाएगा आपके पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो CH3 के साथ, तो CH3 के साथ H आ गया, यानी इसको आप क्या बोल सकते हैं, CH4 कह सकते हैं। ठीक है ना। अब इसका कह रहे हैं कि वेट ऑफ 2 मोल ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका 1 मोल का नहीं बल्कि 2 मोल का पता करना है। तो आपको पता है कि 1 मोल पर इसका वजन कितना होगा, 12 ग्राम ये 4 ग्राम ये, यानी 16 ग्राम हो गया। तो 1 मोल पे 16 ग्राम है, तो 2 मोल पे कितना हो जाएगा, तो 32 ग्राम हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर 32 ग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करना है और आपको इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करनी है। कैसे करेंगे जरा चेक करते हैं। हमारे पास दिया गया है कंपाउंड बाबू कुछ ऐसा, दैट इज डबल बॉन्ड। आपको यूज कराना था HCN, तो आपको पता है यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये प्लस होंगे और ये क्या होगा, माइनस। माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा, बॉन्ड कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन। रिजल्ट क्या बना हमारे पास, रिजल्ट बन गया यहां पर OH और ये हो गया आपके पास CN, ऐसा होगा। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहां पर H2SO4 को यूज करने वाले हैं। तो H2SO4 से मैं H प्लस को उठा लेता हूं, ये वाला लोन पेयर इसके पास गया, तो आपके पास बना होगा कुछ ऐसा, यहां पर OH2 प्लस और ये हो गया आपके पास CN, है ना। अब एक चीज देखो, यहां पर हाइड्रोजन है ना, तो ये वाला बॉन्ड को मैं यहां पे शिफ्ट कर दूं, तो यहां से वाटर आपका बाहर हो जाएगा। वाटर बाहर हो जाएगा तो आपके पास बन जाएगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट, दैट इज CN। ठीक, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रेशन, है ना। नाउ अगेन अगर आप यूज करें, यहां से देखो वाटर निकल गया और एसिड से आप ले आए हैं H प्लस, यानी रिजल्ट क्या बना, H3O प्लस। और ये मैं बार बार अपने क्लासरूम के अंदर में बोला हूं कि CN है, CN को अगर आप H3O प्लस से रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक के पार्ट में। इसमें कार्बोक्सिलिक के पार्ट में, यानी CN को हटा करके मैं यहां पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूं क्या, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो ये वाला आपके पास मेन प्रोडक्ट बनेगा और मेन प्रोडक्ट आपको कहां पे दिख रहा है, तो आप देखो तो ऑप्शन नंबर C आपका मेन प्रोडक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज लेबल एज रीजन। आपके पास एक असर्शन है और एक आपके पास क्या रीजन है। असर्शन कह रहे हैं कि इन इक्वेशन डेल्टा आर जी इज इक्वल टू क्या है, तो -NFE सेल दिया गया है ना, एंड डेल्टा आर जी डिपेंड्स ऑन n। ये बात सही है, अगर आप n को चेंज करते जाओगे तो ये वाला वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। n को अगर आप कम करेंगे तो ये भी कम होगा, n को ज्यादा करेंगे तो सर ये भी ज्यादा होगा, माइनस वाले साइन के साथ। यानी पहला वाला ऑप्शन क्या है आपका, तो सही है। आगे क्या कह रहे हैं कि ई सेल इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये जो है आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का पार्ट है, यानी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। और डेल्टा आरजी जो है आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जिसको क्वांटिटी से मतलब होती है, साइज से मतलब होती है ना। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है आपका सही है, बट ये जो रीजन है ये अलग पोर्शन से बात कह रहा है और असर्शन आपका अलग पोर्शन की बात कह रहा है। इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो ऑप्शन चेक करो जरा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 19 के रिगार्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नोट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन किस स्पीसीज में नहीं है। और आपके पास कुछ स्पीसीज लिखा गया है, जैसे अमोनिया की बात सोच रहे हैं आप, अमोनिया की बात सोच रहे हैं, इसके पास लोन पेयर होता है, देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गया, 2 इसके पास भी हो गया, मतलब इसके पास तो सर 8 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर कंसीडर करने के बाद। फिर AlCl3 की बात सोचते हैं, तो AlCl3 अगर आप देखें तो AlCl3 मैं ऐसा बना देता हूं।
आपको पता है कि एल्युमिनियम को हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट, या फिर आप कह सकते हैं इसके मॉलिक्यूल को स्पीसीज कह सकते हैं। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन बेसिकली 8 से क्या है बेटा, कम है, 8 से क्या है, कम है, यानी एक तो ये मिल जाएगा। फिर BeCl2 की बात अगर सोचें तो BeCl2 आप ऐसा लेके सोचते हैं, है ना। बेरिलियम की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन से कम होती है, आपको पता है। फिर इसके बाद CCl4 की बात करते हैं। CCl4 की बात अगर करो, CCl4 तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। फिर अगर PCl5 की बात सोचते हैं तो PCl5 आप ऐसा ले लेते हैं, है ना, आप ऐसा ले लो PCl5 को, तो इसके पास देखो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, 2, 4, 6, 8 और 10, यानी यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज्यादा। तो ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीसीज कितने मिले, 1, ये हो गया आपके पास 2, और 3 स्पीसीज ऐसे हैं जो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखा है, कुछ 8 से कम रखे, कुछ 8 से क्या रखे, ज्यादा रखे। तो 1, 2, 3 स्पीसीज ऐसा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। तो आपको पता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो कितना होते हैं बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई एक नाइट्रोजन पे 7 हुआ तो दूसरे पे भी 7 हुआ, तो 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। अब 14 इलेक्ट्रॉन का मॉड थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, हम लोग लिखते हैं ऐसा, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, एंड पाई 2px इज इक्वल टू होगा पाई 2py। उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर होगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, एंड सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। यही होता है 14 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन से कम के लिए, यही आपके पास ऑर्डर होती है। कैसे अरेंजमेंट रखते हैं, तो 2 यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, कितने हो गए, 2 4 6 8 9 10 11 और 12, और ये हो गया आपके पास 2, यानी 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 4 6 8 10, और एंटी बॉन्डिंग कितना है, तो 2 2 जा 4, तो 4 बाई हो गया 2, यानी 6/2 वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। यानी आपको पता है कि नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 होते हैं, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कौन सा होता है, 3 होता है। तो ये वाला एनर्जी का फॉर्मेट कौन से ऑप्शन पे दिख रहा है, यहां पे तो ये देख लो 2pz से ज्यादा एनर्जी दे दिया गया px और py का, ये तो नहीं है। आगे देखो तो यहाँ पे pz से एंटी बॉन्डिंग वाला pz बता दिया, ये भी करेक्ट ऑर्डर नहीं है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये तक तो ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। फिर ये वाला चेक करें, आपके पास 2px 2py 2pz एंटी बॉन्डिंग वाला, ये वाला ऑर्डर आपके पास करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट A एंड B, द एलिमेंट B फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो B के लिए जो है ना, मैं नंबर ऑफ एटम को n मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, n मान लेता हूं, एंड एटम्स ऑफ A ऑक्यूपाइड 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आपको पता है एक चीज, अगर n नंबर ऑफ पैकिंग है किसी यूनिट सेल में, अगर n नंबर ऑफ पैकिंग है तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी क्या होता है, n होता है, और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, तो 2n होते हैं। ये आपको पता है सॉलिड स्टेट के अंदर में। तो हमने B को n मान लिया, तो A कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, 2n होता है। सॉल्व करें, अगर मैं A की बात करूं तो मिला 2n/3, और B कितना मिल गया, सिंपल n मिल गया, इसे कट गया, 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो A2 और B क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दिस विल बी x एंड दिस विल बी y। तो x प्लस y का वैल्यू कितना होगा,
तो 2 + 3 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 इज मोर देन कॉपर प्लस। कॉपर +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कॉपर प्लस से, और ये रीजन होता है ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। किसके अकॉर्डिंग, हाइड्रेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट आपको ढूंढना है। क्या दिया गया है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस इज अ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको सबसे पहले हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं Cu2Br2 HBr के साथ, Br2 HBr। किस रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, सैंडमेयर रिएक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सैंडमेयर रिएक्शन की बात हो रही है। और सैंडमेयर रिएक्शन में आपको पता है कि ये वाला पार्ट रिमूव हो जाती है और क्या लग जाता है, ब्रोमीन लग जाएगा यहाँ पे। दिस इज अ ब्रोमोबेंजीन। क्या बना, ब्रोमोबेंजीन बना। अगेन सेकेंड बोल रहा है कि मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा दो आप। मैं यहां से फर्दर मैग्नीशियम और यूज कर रहा हूं ड्राई ईथर, है ना। क्या प्रोडक्ट बनता है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आप कह लो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बनेगा यहां पे, वो क्या बनेगा, ये बनेगा रिंग। यहां पर हो गया आपके पास MgBr। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ अगेन हम लोग यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर वाटर ले लूं तो हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस में टूटेगा। और आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट भी रखता है और न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट भी रखता है। मैग्नीशियम में हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज और बेंजीन में हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से एक्सचेंज करा दो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से एक्सचेंज करा दो, तो प्रोडक्ट क्या बना, आपके पास यहां पे प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन, और एक जो बाई प्रोडक्ट बनेगा दिस विल बी MgOH, और फिर हो गया आपके पास Br। तो इसका करेक्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा, बेंजीन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि ए यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू वन पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। पहले तो ये बात समझना होगा कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस बेस को मिलाने से न्यूक्लियोसाइड बनता है। और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। अगर इसमें न्यूक्लियोसाइड ले लें और न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फॉस्फोरिक एसिड को ऐड कर देते हैं, फॉस्फोरिक एसिड को ऐड कर देते हैं, तब क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। बेसिकली आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि ए यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ बेस को अटैच करना वन पोजीशन ऑफ शुगर अगर मैं ले लूं ऐसा, ये आपके पास शुगर है, तो यहां से बेस कनेक्ट होता है, यानी कौन सी कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन है। ये तो बात सही है, पहला वाला स्टेटमेंट। व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक विथ फॉस्फोरस एसिड, बात यहीं पे प्रॉब्लम आ गया, फॉस्फोरस एसिड बोल रहा है, बल्कि फॉस्फोरस नहीं होता यहां पर क्या होता है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड यहां से कनेक्ट होते हैं, दैट इज P डबल बॉन्ड O माइनस इस तरीके से आपका कनेक्ट होता है। ठीक है, दिस इज अ फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। तो यहां पे फॉस्फोरस एसिड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। यानी स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 आपका क्या है, फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या क्या स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, कह रहे कि ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड कैल्शियम एज अ कोफैक्टर। नहीं, यहां पे कैल्शियम कोफैक्टर की तरह नहीं काम करता, मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर काम करता है। पहला ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट है। आगे बढ़े, द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंज सबस्टांस, ये बिल्कुल गलत है।
जो बॉन्ड होता है उसमें भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है चलने के दौरान, ठीक है, तो इनर्ट नहीं होता ये चीजें। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम प्ले रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरन्यूक्लियर ट्रांसमिशन। तो यहां पर मैग्नीशियम का खेल नहीं होता बेटा, यहाँ पे कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। अगला कह रहा है कि द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेट टू बी 0.2 से लेके 0.3 ग्राम। आपको पता है मैग्नीशियम और कैल्शियम डेली इनटेक हमारे बॉडी पर 200 से 300 मिलीग्राम के बीच में होता है। अगर मिलीग्राम में ये है तो ग्राम में क्या लिख सकते हैं, 0.2 से लेके 0.3 ग्राम, यानी एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सब क्या है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी एमीन। 1 डिग्री एमीन का प्रोडक्शन इन चारों ऑप्शन में कौन नहीं कराएगा। तो पहला दे रहा है हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्डिंग, मिथाइल साइनाइड है, इसको हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H3O+। तो मैंने क्लासरूम के अंदर बार बार इस बात को बोला है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 4 नेसेंट हाइड्रोजन छोड़ेगा, कितना, 4, 2 रिएक्ट करा दो नाइट्रोजन से और 2 करा दो कार्बन से, तो प्रोडक्ट बनता है यहां पर CH3CH2 और NH2। तो सर ये तो 1 डिग्री एमीन बना, ये 1 डिग्री एमीन बना। ऑप्शन नंबर बी पे चले तो कह रहा है कि हमारे पास CH3 और NC है सर, इसको हम लोग फर्दर रिएक्ट करा रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H3O+। फिर से वही सोचना पड़ेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड H3O+, 4 नेसेंट हाइड्रोजन छोड़ता है, तो मैं इस बार कॉलम में जो है ना 1 हाइड्रोजन और 3 नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड कर लेता हूं। ये नेसेंट हाइड्रोजन छोड़ा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, 3 हाइड्रोजन दे दिए कार्बन को और 1 दे दिए नाइट्रोजन को, क्या बना, तो CH3NH और फिर क्या हो गया, CH3 हो गया। सर ये 2 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन नहीं है। नाउ अगर सी नंबर को अगर आप चेक करते हैं तो यहां पर दिया गया है एसिड अमाइड CH3C डबल बॉन्ड O और फिर है आपके पास NH2। इसको अगर मैं रिएक्ट करा देता हूं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और आपको पता है कि कितना नेसेंट हाइड्रोजन छोड़ेगा, 4, मैं 2-2 का कॉलम बनाता हूं। कैसे लेके चलते हैं, 2 भेज दिया सर ऑक्सीजन के पास और 2 भेज दिया कार्बन के पास, तो ऑक्सीजन के साथ मिल करके हाइड्रोजन क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो CH3CH2 और NH2 के साथ बन रहा होगा H2O बन रहा होगा, यानी ये भी सर आपके पास 1 डिग्री एमीन का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास डी नंबर, तो डी नंबर क्या कह रहा है देखो, तो फिर से हमारे पास एसिड अमाइड है CH3C डबल बॉन्ड O और NH2, इसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बोलते हैं ना। तो इस वाले केस में सिंपल ये कार्बन मोनोऑक्साइड को सोचना बंद कर दो तो आपका प्रोडक्ट निकल करके आ जाएगा। इसको भी आप क्या बोल रहे हैं बेटा, तो 1 डिग्री एमीन ही कह रहे हैं। तो 1 डिग्री एमीन ये तो बनाया, ये बनाया और ये बनाया, लेकिन ये जो है आपका 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन नहीं किया। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास ये रिएक्शन है और इसमें मेन प्रोडक्ट ढूंढना है। आपको पता है कि जिंक अमलगम के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं बेटा, क्लीमेंसन रिडक्शन शो करता है। कौन सा रिडक्शन शो करता है, क्लीमेंसन रिएक्शन शो करता है। और क्लीमेंसन रिएक्शन बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन से ऑक्सीजन रिमूव कराने वाली रिएक्शन होती है। मतलब मोटा मोटी अगर मैं बोलूं तो ये आपके पास कार्बोनाइल का पार्ट है। अगर इसको आपने जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो यहां से ऑक्सीजन वाला पार्ट रिमूव हो जाता है और प्रोडक्ट क्या बन जाता है, तो एल्केन में ट्रांसफर हो जाता है। यानी ये वाला जो पार्ट है इसमें ऑक्सीजन खत्म होगा और ये भी खत्म होगा। भाई ये तो हट जाएगा तो हाइड्रोजन लग जाएगा, तो यहां पर लगेगा आपके पास 2 हाइड्रोजन यानी CH2 कह सकते हैं यहां पर, और यहां भी आपके पास क्या बन जाएगा, तो CH2 बन जाएगा। यानी प्रोडक्ट क्या रिजल्ट बनाएगा, रिजल्ट में सिर्फ ऑक्सीजन हटाना है, यानी ये वाला चीज बन सकता है, देख लो
यहाँ पे तो हटा नहीं ऑक्सीजन, यहां भी नहीं हटा, और यहां पर है लेकिन एक कार्बन कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी को अगर आप चेक करो तो ये कैसा बन चुका है, तो ऐसा बन चुका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट नंबर 2। कोयला या कोक कैसा काम करता है, तो ये बेसिकली आपका काम करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। डायमंड का एक एक कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है बेटा, तो sp3 होती है, आपको पता है। जो फ्लोरेंस होते हैं ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर। और ग्रेफाइट एक ड्राई लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। यानी फर्स्ट का क्या मिला, तो फर्स्ट का हो गया आपके पास थर्ड, यानी ए का क्या हो गया थर्ड, बी का क्या हो जाएगा हमारे पास, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का क्या हो गया आपके पास 4, और डी का आपके पास क्या हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा 2। करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लो, 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहे हैं, अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स या आयन एक्ट्स एज अ लिविस एसिड। तो साफ साफ दिख रहा है लिविस एसिड कौन सा होता है, BF3। ये बहुत बेसिक सा है और हर एक बच्चे नीट वाले प्रिपरेशन करने वाले जानते हैं कि BF3 एक बेसिक सा लिविस एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती है ना। ये स्पीसीज कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट वाले हैं, डिफिशियंट स्पीसीज होते हैं। बेसिकली हम लोग कहते हैं ग्रुप नंबर 13 के जो मेंबर होती है ना, बेसिकली ग्रुप 13 के मेंबर जो होती है वो आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होते हैं और वो आपका लुइस एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 31, क्या कह रहे हैं कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस नियोप्रीन। तो आपको पता है कि नियोप्रीन क्या है, नियोप्रीन एक प्रकार का पॉलीमर है और इसका अगर आप मोनोमर की बात करते हैं, इसका मोनोमर की बात करें तो मोनोमर क्या होता है, इसके मोनोमर होते हैं 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन, ठीक है। ये आपके पास मोनोमर होता है। तो देखो जरा 1 to 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइइन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, क्या कह रहा है, सम ट्रैंक्विलाइजर्स आर लिस्टेड बिलो विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बरब्यूट्रेट्स। तो बरब्यूट्रेट्स आपको पता है कि वेरोनल की तरह काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, जिसमें लिगेंड एक ही प्रकार का होता है उसको बोलते हैं होमोलैप्टिक, और लिगेंड एक से ज्यादा प्रकार का हो गया तो उसको हेट्रोलैप्टिक बोलते हैं। चेक करो जरा, डाइएमीन और फिर है क्लोराइडो, दो अलग अलग लिगेंड है, तो ये तो आपका होमो का पार्ट नहीं बल्कि हेट्रो का पार्ट है। फिर देखो पेंटाएमीन और कार्बोनेटो, दो अलग अलग लिगेंड आ गया, एक ही प्रकार का लिगेंड होना चाहिए, तो ये भी आपका होमो का पार्ट नहीं है, कैसा है, हेट्रो का पार्ट है। फिर ट्राईएमीन और ट्राई एक्वा, फिर पानी और एमीन आ गया, दो अलग अलग लिगेंड आ गए, इसका भी पार्ट होमो का नहीं है। फिर नेक्स्ट है पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, ऑक्जेलेटो सिर्फ एक ही प्रकार का लिगेंड है ना, तो ये आपके पास होमो की तरह काम करेगा, दिस इज अ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 34, given below are two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। A है assertion और R क्या है आपका reason है। assertion कह रहा है कि a reaction can have zero activation energy, ये सही है, किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो सकती है, ये तो बात सही है आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि रीजन पर कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो बात सही है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी वाला बात सही है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन का 0 हो जाए इसका ये रीजन नहीं हो सकता है ना। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35,
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल, नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन एलिमेंट ऐसा है जिसमें 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वहां पे न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी सारे एलिमेंट में आपके पास कम से कम तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये तो बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई आइसोटॉप्स जो होते हैं उसकी एटॉमिक नंबर सेम है ना, एटॉमिक नंबर सेम है, सिर्फ मास नंबर अलग है। तो एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल रिएक्शन भी सेम तरह करेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है। आगे कह रहे हैं कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन, नहीं, न्यूक्लियन क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मिलाकर के न्यूक्लियन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वाला खेल तो यहां पर नहीं होगा। नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज अ अल्टीमेट गिवन बिलो, बिल्कुल सही है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम के बारे में ही बताता है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 1 2 3 ऑप्शन सही है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है, तो बी सही है आपके पास, सी सही है और ई सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहे हैं कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट नंबर 2। आपके पास कुछ कंपाउंड दिया गया और उसके बॉन्ड्स दिए गए, आपको आपस में मैच करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। तो आपको एक छोटा सा तरीका मैं बता देता हूं। जैसे H2SO4 है, ये तो सबको ही जानते हैं, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन बाहर करोगे, इसका नाम क्या बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये लगभग सारे बच्चे जानते हैं इसका नाम। अगर एक ऑक्सीजन बाहर करें तो बनेगा H2SO3, इसके लिए नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरस एसिड नाम देते हैं। फिर इस वाले में अगर आप 2 से गुना करके एक वाटर बाहर निकालते हैं, 2 से गुना करके एक वाटर बाहर निकालते हैं तो बनेगा H2S2O7। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का नाम देते हैं। और इसी में अगर आप 2 से गुना करते हैं और एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास H2S2O8। इसको बोलते हैं हम लोग पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और अगर एक एक करके इसका स्ट्रक्चर देखें, सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और ये हो गया आपके पास OH। मतलब इस वाले डायग्राम में तो 2 सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और 2 आपके पास SOH का बॉन्ड है। तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड ढूंढ लो, ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो इसका ऑप्शन देखो कौन सा दिख रहा है, 4 नंबर वाला। SOH 2 है और 2 सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो बी का ऑप्शन नंबर 4 है, बी का 4, बी का 3, बी का 4, बी का 3, यानी कि ये 2 ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये ए और डी में आपको चेक करना है कौन सा सही है। तो एक का तो पता चल गया हमारे पास। अब इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो हम लोग डी को देख लेते हैं, सल्फ्यूरस एसिड को देख लेते हैं, तो ऑप्शन हमें पकड़ में आ जाएगा। तो सल्फ्यूरस एसिड का H2SO3 आपका स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं। तो S डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपके पास OH, इधर हो गया आपके पास OH, यहां पर दे दो आप लोन पेयर। ठीक है, तो S डबल बॉन्ड O कितना मिला, 1 मिला, और SOH आपको कितना मिला, तो 2 मिला। तो इसमें अगर ढूंढो तो ऑप्शन नंबर 2 को देखो तो 2 SOH का पार्ट हो गया और 1 S डबल बॉन्ड O हो गया। यानी कि सल्फ्यूरस एसिड का जो करेक्ट मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। अब देखो बी का हो गया 4, मिल गया, और डी का ढूंढना है 2, तो डी का ढूंढ लो 2, तो यहां पे 2 है, ये सही है और ये वाला क्या है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। ऑन द बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, आपको इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग, Cr2O7 2- प्लस है आपके पास SO3 -2, फिर है आपके पास H प्लस, एसिडिक मीडियम पे सोचना है, फिर है हमारे पास Cr+3, फिर है हमारे पास SO4 2-,
और फिर है हमारे पास H2। यही आपको सोचना है। इसका स्टेट कितना होता है? +6। ये +6 से कहां पर पहुंचा बेटा? तो +3 पर पहुंचा। एन फैक्टर कितने का हो गया? तो 3 का हो गया। अब एक क्रोमियम का एन फैक्टर 3 है, 2 के लिए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सल्फर। यहां पे देखोगे तो कितना मिल जाएगा? ये +4 स्टेट पर है। 3 दूनी की 6 में से 2 गया +4 पर, और ये है आपके पास +6 पर। तो +4 से ये पहुंचा आपका +6 तक। एन फैक्टर कितने का मिल गया? तो 2 का मिल गया। चलो बैलेंस करते हैं जरा। पहले इंटरचेंज करो, तो 6 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो 6 से यहां पर हो गया। फिर अगर आप देखेंगे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 यहां पर हो गया। अब हर एक एलिमेंट को बैलेंस करो अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 2 2 जब 4, तो 4 क्रोमियम यहां पर हुए। सल्फर 6, तो यहां भी सल्फर हो गया 6। ऑक्सीजन देखो तो 7 दूनी की 14 और 6 3 18, 8 4 12 यानी 32 ऑक्सीजन हो गया इधर। और उधर देखो तो 6 चौका 24 ऑक्सीजन हो गया इधर। कितने का डिफरेंस आया? 8 का डिफरेंस। तो 8 मॉलिक्यूल पानी ऐड कर देते हैं, और जितना पानी ऐड किए हो उसी से दुगना करके H+ को ऐड कर दो। रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया है। अब 2 से इसको कट करें तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 दूनी की 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8। यानी अगर आप देखें A बराबर, तो A बराबर हो गया 1, B बराबर कितना है? तो B बराबर 3 है, और C बराबर कितना है? तो C बराबर 8 है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? 1 3 8, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है कि ये सारे वैल्यूज को आप ऑप्शन में पुट करके देखेंगे ना, तब भी आपका आंसर करेक्ट पकड़ में आ जाएगा। तो मैं प्रोसेस के अकॉर्डिंग बता दिया हूं, आप चाहें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी यहां सोच सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट फ्रैक्शन ऑन वन एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइज इन 1 यूनिट सेल ऑफ FCC। तो अगर हम लोग बोले ऐसा, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक क्यूब है, तो इस क्यूब पर कोई भी एक एज सेंटर ले लो आप, ये वाला। तो एज सेंटर पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है या फ्रैक्शन कितना होता है? तो Z बराबर होते हैं 1/4। कितने होते हैं? 1/4। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट D ऑब्टेन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ये हमारे पास दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर है आपके पास H। रखा गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H3O+। तो आपके पास पता है ये कितना नेसेंट हाइड्रोजन छोड़ेगा? 4। तो इसके बाद अल्डिहाइड जब रिड्यूस करेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास एल्कोहल, रिडक्शन के अकॉर्डिंग। ए तो मिल गया हमारे पास। उसके बाद H2SO4 के साथ आप हिट कर रहे हैं, तो H2SO4 के साथ बीटा एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। तो अल्फा बीटा पे क्या लग जाता है? डबल बॉन्ड लग जाता है, यानी CH2 डबल बॉन्ड और CH2 हो गया। ये तो हमारे पास बी नंबर हो गया। इसके बाद अगर आप HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, HBr के साथ, तो मार्कोनिक रूल एंटी मार्कोनिक काम नहीं करेगा, बिकॉज मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक के लिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन चाहिए। यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो सिंपल सा है, एक को हाइड्रोजन दे दो, दूसरे को Br दे दो। तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा? CH3 CH2 और Br हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और चीज रखा गया है, रिंग के साथ Br यानी ब्रोमोबेंजीन को कनेक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। किस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बेटा? उर्ज फिटिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग। कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पे? उर्ज फिटिंग रिएक्शन होगा। और उर्ज फिटिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये Br बाहर हो जाएगा, तो आपके पास मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? रिंग। ये हो गया आपके पास CH2 और फिर हो गया CH3, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं? तो रिंग में लगेगा आपके पास इथाइल का पार्ट, ये वाला आपके पास मेन प्रोडक्ट बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका मेन प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट टेस्टेबल।
तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्टेबिलिटी को चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका वो है चिलेटिंग लिगेंड। कौन सा लिगेंड बेटा? चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड। तो चिलेटिंग लिगेंड अगर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। और चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है? वैसे बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड जो कोऑर्डिनेट करने के बाद एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग चिलेट लिगेंड बोलते हैं। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? चिलेशन बोलते हैं। तो बेसिकली आप कह लो कि सर बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड अगर ये संख्या में बढ़ेगा तो चिलेटिंग लिगेंड बढ़ेंगे। चिलेटिंग लिगेंड क्या होगा आपका? बढ़ेगा। अगर चिलेटिंग लिगेंड बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो आप सिंपल इसमें से चेक कर लो कि बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट कहां पे दिख रहा है। तो देखो EN जो होता है एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो बाइडेंटेट बढ़ा तो चिलेट लिगेंड बढ़ेगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट रेडियली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन? देखो सबसे पहले ज्यादा डिहाइड्रेट करने के लिए मोर OH का ग्रुप हो तो ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप देखो तो यहां पे 2 OH का ग्रुप है, यहां भी 2 OH का ग्रुप है, यहां पे एक OH का ग्रुप है और इसके बाद यहां पर भी एक ही OH का ग्रुप है। तो ज्यादा OH कहां पर है? A और B में, यानी C और D ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। पहले चीज से ये बात पता चल गई। फिर कह रहा है कि जब डिहाइड्रेट होगा तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनता है बेटा? कार्बोकेटाइन। तो भाई यहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा होगा, यहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा होगा, यहां भी कार्बोकेटाइन सोच लो, यहां भी आप कार्बोकेटाइन सोच लो, ये भी हो गया। अब इन दोनों में अगर चेक करो तो ये वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री है, लेकिन यहां पे 1 डिग्री है और यहां पे कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री है। तो ये 1 डिग्री, ये हो गया आपके पास 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये हो गया आपके पास 2 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला ज्यादा रिएक्टिव, तो ज्यादा डिहाइड्रेट करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि यहां पे देखो NO2 जो है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप होता है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप अगर कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज अगर कर गई तो वैसे कंपाउंड की डिहाइड्रेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा आपका। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया गया है। एक है स्टेटमेंट नंबर 1, द न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड्स टू यूट्रोफिकेशन। आपको पता है कि यूट्रोफिकेशन तब होता है जब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक्सेस हो जाते हैं। यहां पे लीड्स बोला गया डिफिशिएंट पर, तो ये तो नहीं होगा, बल्कि यहां पे अगर एक्सेस होता तो आपका ये स्टेटमेंट सही हो जाता। मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है? रॉन्ग है। आगे कह रहे हैं कि यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ये तो बात सही है कि एक्वाटिक लाइफ जो होती है वहां पे ऑक्सीजन लेवल को ये डिक्रीज कर देता है इन द वाटर बॉडी। ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स रहा, यानी इनकरेक्ट रहा, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 आपका ट्रू रहा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक पार्ट इन ब्लास्टोफिरेंस बिटवीन 900 केल्विन टू 1500 केल्विन टेम्परेचर रेंज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज। तो पहला वाला रिएक्शन आपको पता है कि ब्लास्टोफिरेंस में देखने को मिलते हैं जब आयरन की मेटलर्जी होती है ना। ये वाला रिएक्शन भी होती है, ये वाला रिएक्शन भी होता है, लेकिन ये वाला रिएक्शन आपका ब्लास्टोफिरेंस में नहीं होते हैं, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग हाइड्रोजन। क्या इसका मेन प्रोडक्ट होगा? देखो इसको कहते हैं बेटा हम लोग टॉलेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। और आपको पता है कि टॉलेंस रिएजेंट किसी भी अल्डिहाइड पार्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक में ट्रांसफर होगा। अल्डिहाइड वाला सिर्फ ना, कीटोन के साथ कोई खेल नहीं है यहाँ पे।
कीटोन के साथ यहां पर कोई खेल नहीं है। तो अगर आप नोटिस करो, ये तो कीटोन का पार्ट हो गया ऊपर वाला, अल्डिहाइड वाला ये हो गया, तो इसको कार्बोजेलिक में शिफ्ट करेगा, ये कार्बोजेलिक में ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड O और यहां पर OH, ये हो गया, तो ये कार्बोजेलिक हो गया। नाउ कह रहा है कि आपके पास 2OH माइनस को बाहर करना है। तो अगर मैं यहां से OH माइनस लेकर के आऊं, अब क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन होता है प्लस और ऑक्सीजन क्या होता है माइनस। अब अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो माइनस है H को ले लिया, तो ये वाला बॉन्ड किसको मिल जाएगा, ऑक्सीजन को, और निकाल देगा यहां से वाटर। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या बना बेटा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और फिर हो गया O माइनस। दिस इज अ मेन प्रोडक्ट। यानी ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये तो OH हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 45। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आपको पता है डेल्टा H बराबर क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा प्रेशर इंटू वॉल्यूम, या फिर इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। ये रिएक्शन के लिए होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 46। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फ्रॉम मेटल ऑक्साइड विच आर आयोनिक, ये तो बात सही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इज अटेंड इन स्कैंडियम Sc2O3 to Mn2O7। सही बात है, इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम से मैग्नीज क्या होता है, बढ़ता है ना आपका, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक कर सकते हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O5, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, इसका कितना होगा +4, और इसका कितना होगा +5। और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होती है, बढ़ती है, और एसिडिक अगर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। जबकि ये जो कह रहा है कि यहां से यहां तक बेसिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है, ये बात सही नहीं है। यानी ये वाला ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट है, एसिडिक बढ़ता है बेसिक कम होता है। फिर कह रहा है कि V2O4 डिसॉल्व इन एसिड टू गिव्स VO4 3 सॉल्ट। नहीं, ये नहीं बनता, बल्कि बनाता है VO+2, ये बनाता है आपका। यानी ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है CrO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। आपको पता है कम ऑक्सीडेशन वाला बेसिक शो करेगा, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिडिक शो करेगा, और जो बीच वाले होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट वो एम्फोटेरिक शो करेगा। यानी ऑप्शन नंबर ई भी सही है। तो दो ऑप्शन इनकरेक्ट मिला, सी एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन द रिएक्शन A प्लस बी रिएक्ट करके C प्लस डी बना आर 2, 3, 10 एंड 6 मोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन। डेल्टा जी नोट फॉर द रिएक्शन इज आर का वैल्यू दिया गया है। हम लोग रिलेशन जानते हैं, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग बेस 10 इंटू क्या होगा, QC होगा। और अगर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन ले लिया जाए तो डेल्टा जी के बराबर क्या हो जाता है, 0, और QC को आप क्या लिख सकते हैं, KC लिख सकते हैं। तो आपके पास रिलेशन क्या मिला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 R इंटू टी लॉग बेस 10 इंटू क्या होगा, KC होगा। और KC बराबर देखा तो क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज C इंटू डी अपॉन A इंटू क्या होगा, B होगा। सारे वैल्यूज को रखें। C कितना है आपके पास, तो सर 10 इंटू 6, A हो गया 2 इंटू 3, 3 से कितना बार में, 2 बार में, 2 से 2 कटा, तो KC मिल गया आपके पास 10। वैल्यू पुट करें जरा, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303, आर कितना लेके चलना है, 2 कैलोरी वाला, टेम्परेचर कितना है तो 300 केल्विन है, एंड लॉग बेस 10, और KC कितना है आपके पास 10 है। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 इंटू 2 इंटू 300। सॉल्व करिए, ये पॉइंट हटा
तो 1000 नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो साफ होगा। 3 दूनी की 6, 2303 इंटू 6 बाई क्या हो गया 10। 6 3 18, 6 0 0 यानी कि 1, 6 3 18 के 8 और 6 दूनी की 12 वे 13 बटा 10। ये सब माइनस में होगा, पॉइंट हटा यहाँ पे तो आ जाएगा -1381.8 कैलोरी। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स या स्पीसीज। आपके पास कुछ स्पीसीज दिया गया है और कह रहा है कि द नंबर ऑफ कंपाउंड या स्पीसीज विच ऑबे हकल्स रूल। तो आपको पता है कि जो हकल्स रूल होती है, जो हकल्स रूल होता है, इस रूल में क्या होते हैं कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन आप काउंट करने के बारे में बोलो। n का वैल्यू 0 लेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। n का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। n का वैल्यू अगर आप 2 लेंगे तो 2 दूनी की 4 प्लस 2 दूनी की 4 दूनी की 8 प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी कि कितना 4 दूनी की 8 और 2 10, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर अगर n का वैल्यू 3 लेके चलोगे तो 4 3 12 और 2 कितना 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज पे दिख रहा है वो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, यानी मोटा मोटी बात अगर देखोगे तो जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है वो 4 के टेबल पे नहीं आ रहा। जो 4 के टेबल पे नहीं आएगा वो हकल्स रूल हो जाएगा, और 4 के टेबल पे आ जाएगा वो हकल्स रूल का पार्ट नहीं होगा। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हकल्स रूल का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है ये रेजोनेंस पे जा रहा है, तो रेजोनेंस पे जाने वाला लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है, तो 2 4 6 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये भी हकल्स रूल का पार्ट है। नेक्स्ट है 2 2 जा 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के टेबल में आ गया, मतलब ये हकल्स रूल का पार्ट नहीं है, आप देख सकते हो कहीं पर भी नहीं। फिर ये रेजोनेंस में जा रहा है तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी हकल्स रूल का पार्ट नहीं है, है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। फिर यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपका हकल्स रूल का पार्ट है। फिर 2 4 6 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के टेबल पे आ गया, हकल्स रूल का पार्ट नहीं है। फिर 2 4 6 8 10 12 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल के अंदर में आता है, तो ये भी हो जाएगा। तो हकल्स रूल को कौन कौन फॉलो किया, 1 2 3 और 1 4, तो टोटल जो इसमें हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है वो 4 स्पीसीज है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। प्यूमिका स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो प्यूमिका स्टोन सॉलिड सोल का पार्ट होता है जिसमें डिस्पर्सन फेज भी सॉलिड स्टेट पर होगी और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड स्टेट ही होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास ये रिएक्शन है, HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो आपको पता है यहां पे कि I- जो होते हैं ऑलवेज कनेक्ट विथ लोअर कार्बन साइड। किधर से बाबू, लोअर कार्बन साइड की तरफ से। बट I- also connect on one alkyl part is 3 डिग्री, है ना, और ज्यादा स्टेबिलिटी चेक करना होगा। तो यहां पे देखो तो ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर किससे कनेक्ट हो जाएगा, H+ के साथ। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास कुछ ऐसा, CH2OH, यहां पर I, और यहां पर हो गया आपके पास रिंग। ऑक्सीजन के पास क्या हो गया प्लस। अगर मैं ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दूं तो आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड अगर ऑक्सीजन को दे दोगे तो ये वाला जो I है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला I कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट हो जाएगा CH2I, और दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा फिनोल। और आपको पता ही ये स्टेबल है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने नीट जो 2023 में सवाल पूछा गया था उसका एक एक सवाल को हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है।
आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। आप हमारे अगले वीडियो का वेट करें। 2023 के बाद हम लोग टारगेट लेके चलेंगे 2022 के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई है, अगर आपको टॉपिक क्लियर हो गया है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि ये कंटेंट बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भैया। थैंक यू।